वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं और मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही सीनियर तजिया निगार, बहुत ही पॉपुलर और फेमस एंकर कॉम्पेयर, और इनके प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं एज एन एनालिस्ट भी और एज ए कॉम्पेयर भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइश साहब, बहुत अरसे से सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे इनवाइट करके। सुहेल भाई, करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है, इसमें हम बात करते हैं जो मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, कल 2 अरेस्ट्स हुई। एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो कि साबिक DGIB थे, और उनके साथ ख्वाजा साहब की जो कि MD OGDC एक दिन के लिए अपॉइंट हुए, उसके बाद फिर उन्हें उतार दिया गया। पहले वो नेफ्टा में थे और NRO के सिलसिले में इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया। तो उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स हैं, और ये कुछ पहली एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी इस तरह हुआ कि अपॉइंटमेंट हुई और फिर वो जुडिशरी बीच में आई, और ऑब्वियसली उस अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई मसला था, कोई ना कोई टेंटेड बैकग्राउंड, टेंटेड पास था। उस हवाले से जानना चाहूँगा कि क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर ख्वाजा साहब नेफ्टा में लगे रहते आराम से चुप करके तो कोई मसला ना होता। उन्होंने लालच की, MD OGDC की पोजीशन ली और उन पर ये आफत आ गया, वो जेल में बैठे हुए। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए जी, ये वज़ीर आज़म गिलानी साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं ख्वाजा साहब, और पहली अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही की थी, और वो प्रोग्राम भी काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि उस प्रोग्राम की बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ़ौज ने फराहम की हुई हैं, और इनका ख्वाजा साहब का जो ऑफिस था ये भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में था। सो ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब उनके ये जेल के साथी भी हैं वज़ीर आज़म साहब के। सर, इनकी हिस्ट्री क्या है ख्वाजा साहब की? जेल के दिनों में शायद इनकी मुलाकात हुई है। उससे पहले ये मतलब कोई लाइमलाइट में रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं रहे, लेकिन मस्ट बी अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। दैट इज व्हाई गिलानी साहब इज सो फॉन्ड ऑफ हिम। और लेकिन बहरहाल इसके 2 पहलू हैं जो मैं इन दोनों चीज़ों में देखता हूँ। एक तो यह है कि कानून बहरहाल सब पे मकदम है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे जितना भी माइटी है, चाहे वज़ीर आज़म का करीबी है या सदर का करीबी है। एक तो इसका पहलू है कि कानून की गिरफ्त में आना चाहिए सबको, अगर किसी ने कोई गलती की। सबके लिए बराबर है कानून। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर गैर जानिबदार होकर सोचा जाए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इन गिरफ्तारियों के जरिए, जो कि फैसले बहुत पुराने हैं, इनके जरिए कहीं किसी को मैसेज तो नहीं भेजा। एक कल रात को ब्रेकिंग न्यूज़ चली, बड़ी लेट, आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे के करीब, और वो वड़ाई साहब ये थी कि रावलपिंडी में एक प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से, और ये आप साथ साथ फुटेज भी उसकी थोड़ी सी देख रहे हैं। वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा, 3 अरब का उसका ओरिजिनल इनिशियल तखमीना था, फिर वो रिवाइज करके 4 अरब कर दिया गया, और कोई पिछले 3, 4, 5 महीने से वो उस पर प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा था। रावल रोड है जो कि एयरफोर्स बेस के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे ये बन रहा था, और अब कल रात को पता चला है कि जी एयरफोर्स वालों ने उसको रुकवा दिया, और उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये नहीं आप बना सकते। द ओनली प्रॉब्लम इस कि इस पे तकरीबन 50 करोड़ के करीब जो रकम है वो सर्व हो चुकी है। तो क्या पहले एयरफोर्स से इजाजत नहीं ली गई थी? इस लग तो यही रहा है कि अगर 6 महीने 5 महीने से हो रहा था काम, 50 करोड़ भी लग गया, 4 अरब का प्रोजेक्ट है, तो परमिशन लेनी चाहिए थी। मतलब ये पंजाब गवर्नमेंट का ये 50 करोड़ किसकी जेब से गया? ये पब्लिक एक्सचेकर की जेब से गया। असल में जो हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई है, हम भी उसका पार्ट एंड पार्सल है कि ऊपर से लेके नीचे तक ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्यूरोक्रेट्स में, ना आम सिटीजन्स में। इसकी वजह से फिर गवर्नेंस लेवल जो है वो भी बहुत नीचे गिर गया है। नहीं, लेकिन गवर्नेंस नहीं, वैसे इसमें तो ये जो पैसा जाया हुआ है, मतलब 50 करोड़ गवर्नेंस की वजह से है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर ये व्हाट डज इट शो? वही तो मैं कह रहा हूँ, सीएम साहब तो इज नोन फॉर गवर्नेंस। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब ये जिस ब्यूरोक्रेट ने भी ये किया है, क्यों नहीं परमिशन ली? यानी अब इतने महीनों के बाद ये पता चल रहा है कि परमिशन लिए बगैर कंस्ट्रक्शन हो गई है, या फिर एयरफोर्स वालों ने रिवाइज किया है, पहले परमिशन दे के कहीं वापस तो नहीं ले लिया? सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पता करने की जरूरत है। और क्या परमिशन के बगैर कैसे इन्होंने कर लिया है? और फिर आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया भी लग चुका है, और ऐसे माहौल में कि जब पैसे हैं ही नहीं,
تو آپ 50 کروڑ ضائع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے, اس کی بڑی انکوائری ہونی چاہیے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو. اور آپ کے ہم نے ویوز مختلف ایشوز پہ لیے, اور کچھ جو ہیں کنٹروورشل ویوز بھی بھائی صاحب نے دیے, جیسے کہ جن سے ہم یا عوام جنرلی اگری نہیں کرتے. عوام میں وہ کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ضروری بھی نہیں ہے کہ سب ایگری. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ. اچھا جی, بریک کی طرف بڑھنا, بریک کے بعد مزید آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی اور آپ کی لائیو کالز لیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جاگو